नमस्ते दोस्तों। लक्ष्य पर नजर रखो और मेहनत पर जोर। जिंदगी हासिल होगी तो चारों तरफ होगा सिर्फ तुम्हारे नाम का ही शोर। तो ये तभी प्राप्त हो सकता है जब आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हो और निरंतर प्रयासरत हो। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी प्रिपरेशन के लिए निरंतरता जरूरी है तैयारी के लिए। तो आइए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डेट है 29 दिसंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले एक लोकेशन डिस्कस करेंगे, एरिजोना रेगिस्तान, जो कि है यूएसए में, मैक्सिको के पास है। ये डेजर्ट इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है कि अभी हाल ही में खबर आई है कि यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में भारतीय माइग्रेंट्स जो है वो यूएसए में जाते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स। ठीक है, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे और इसीलिए ये लोकेशन इंपॉर्टेंस रखता है। तो मुख्यतः जो है एरिजोना डेजर्ट जो है वो 4 डेजर्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जिसको कहा जाता है, पहला है चिहुआहुआन, उसके बाद दूसरा जो है मोजाबे, तीसरा जो है सोनोरॉन और चौथा जो है ग्रेट बेसिन रेगिस्तान। तो ये चारों भाग में बांटा गया है एरिजोना रेगिस्तान को। इसको हम लोग अच्छे तरीके से मैप में पढ़ लेंगे और इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है कि आज के न्यूज में था क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में भारतीय माइग्रेंट्स जो है वो इस जगह का उपयोग कर रहे हैं, इस डेजर्ट का उपयोग कर रहे हैं। एक न्यूज भी आया था 9 महीने पहले कोविड-19 के समय, मतलब कि लगभग 2019-20 के समय। ठीक है, एक 6 माह की बच्ची जो थी इसी रेगिस्तान में मृत पाई गई थी। उसी के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था और उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कुछ कड़े नियम अपनाए थे जिससे कि माइग्रेशन को, अवैध माइग्रेशन को नियंत्रित किया जा सके। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, कतर की अदालत ने, ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है कि कतर की अदालत ने 8 भारतीयों की मौत की सजा जो है उसको हटा दी है और उसे उम्र कैद में परिवर्तित कर दी है। फिर भी अभी जो है ये 8 भारतीय जो नौसैनिक थे उनके परिवार अभी खुश नहीं है और वे लगातार यही आह्वान कर रहे हैं भारतीय सरकार से कि इन्हें पूर्णतः बरी की जाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। ये एक सकारात्मक एक कदम है, एक उम्मीद की कदम है, जहां भारत सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किया गया और इसका ये लक्ष्य प्राप्त हुआ कि मौत की सजा को परिवर्तित करके उम्र कैद कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, लगातार जो देखा जा रहा है पेगासस स्पाईवेयर, जो जर्नलिस्ट के फोन्स में या फिर अपोजिशन पार्टी के नेताओं के फोन्स में, और उसमें इंक्लूडेड है कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण जो नेता हैं जैसे राहुल गांधी के भी फोन में पेगासस स्पाईवेयर पाया गया था। तो इसी पे एमनेस्टी का कहना है कि एप्पल अलर्ट के बाद पत्रकारों के फोन पर पेगासस स्पाईवेयर आया। तो इस स्पाईवेयर का क्या कार्य है, मेनली जो है ये जासूसी करता है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा शुरू किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे और ये किस तरह से कार्य करता है, हर एक चीज को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है, 2 साल बाद दिल्ली मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में संशोधन करने की अधिसूचना की गई है। इसमें बहुत ज्यादा देर हुआ, इसके लिए वहां के जो एलजी हैं, उपराज्यपाल, उनके द्वारा यहाँ पे गुस्सा भी जाहिर किया गया कि केंद्र सरकार के द्वारा ये नियम को आगे बढ़ाने के लिए, कानून को आगे बढ़ाने के लिए ऑलरेडी नोटिस दे दिया गया था, फिर भी बहुत लंबे समय के बाद दिल्ली सरकार के अधिसूचना में आया। ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट नियम को पढ़ लेंगे। जैसे कि इसमें कहा जाता है कि वर्ष 2021 में केंद्र सरकार द्वारा एमटीपी एक्ट, मतलब कि मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 को परिवर्तित कर दिया गया और फिर से 2020 बनाया गया। ठीक है, तो इसी में कुछ संशोधन किए गए जिसमें कहा गया कि जिसके द्वारा गर्भधारण के 20 सप्ताह तक गर्भपात कराने के लिए केवल एक आरएमपी की राय की आवश्यकता होगी और विशेष परिस्थिति में गर्भधारण के 20 से 24 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने के लिए 2 आरएमपी की राय की आवश्यकता होगी। तो आरएमपी क्या होता है? आरएमपी होता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, तो ये ध्यान रखेगा, जो 20 सप्ताह तक गर्भधारण होगा उसका गर्भपात करने के लिए एक आरएमपी की आवश्यकता होगी और 20 से 24 सप्ताह अगर हो गया होगा गर्भ का और उसको समाप्त करने के लिए 2 आरएमपी की आवश्यकता होगी। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, ये जो आर्टिकल है ये पहले आर्टिकल से कोरिलेट करता है क्योंकि इसमें भी कहा जाता है कि संकट में निराशा, खेती का संकट जो है वो युवाओं को मजबूर कर रहा है अवैध प्रवासन को अपनाने के लिए। इसी के लिए अमेरिका में जाने के लिए लगातार कभी कनाडा का रुख अपनाया जा रहा है, कभी मैक्सिको का रुख अपनाया जाता है, कभी कैलिफोर्निया का रुख, यानी कि यही एरिजोना रेगिस्तान का रुख अपनाया जाता है यूएसए में अवैध प्रवास करने के लिए। ठीक है,
तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि क्या कारण है और इसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं। और उसके बाद जो अगला आर्टिकल है एंटी जोनिज्म वर्सेज एंटी सेमिटिज्म, तो क्या होता है, ये मेनली यहूदी से संबंधित है, जो अभी हमास और इसराइल के बीच में युद्ध हो रहा था उसी के बारे में है। तो हम लोग सबसे पहले कुछ टर्म्स को पढ़ लेंगे, जैसे कि जिनोइज्म होता क्या है। जिनोइज्म जो होता है वो धार्मिक और राजनीतिक विचारधाराओं का एक अनूठा मिश्रण है, ठीक है, जिसमें धार्मिक भी जुड़ा हुआ है और राजनीतिक भी जुड़ा है, जिसने दुनिया भर में हजारों यहूदियों को मध्य पूर्व में मिड ईस्ट में अपनी पैतृक मातृभूमि में लौटने के लिए प्रभावित किया। तो जियोनिज्म का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो यहूदी पहचान के केंद्र के रूप में इजराइल की पुनः स्थापना है, ठीक है, यहूदी पहचान के केंद्र के रूप में, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद एंटी सेमिटिज्म क्या है, इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे कि इसी को कहा जाता है यहूदी विरोधी भावना, का तात्पर्य है एक धार्मिक, जातीय या फिर नस्लीय समूह के रूप में यहूदी के प्रति पूर्वाग्रह, घृणा या भेदभाव से, इसी को कहा जाता है एंटी सेमिटिज्म। यह पूर्वाग्रह पूरे इतिहास में एक निरंतर मुद्दा रहा है और इसमें भाषण, लेखन, दृश्य रूप और कार्यों के माध्यम से प्रकट होने वाली शत्रुता, ठीक है, के विभिन्न रूप भी शामिल किए गए हैं। तो दोनों चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे और इसको रिलेट करेंगे इजराइल के जो अभी संघर्ष हो रहे थे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक वर्ल्ड लोकेशन देख लेते हैं, एरिजोना रेगिस्तान। एरिजोना रेगिस्तान जो है अमेरिका में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 4 अलग अलग रेगिस्तानी क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है, और प्रत्येक का अपना पर्यावरण, वनस्पति और जीव है। तो इन चारों का अगर विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि दक्षिण पूर्व में चिहुआहुआन, उसके बाद उत्तर पश्चिम में मोजावे और विशाल सोनोरान, जो राज्य के अधिकांश दक्षिण पश्चिम और मध्य भाग पर कब्जा किए हुए डेजर्ट के रूप में, ठीक है। और चौथा जो है वो ग्रेट बेसिन रेगिस्तान, या तो दक्षिण में नवाजो राष्ट्र तक फैला हुआ है, जो कोलोराडो पठार से बना है या फिर नेवादा यूटा सीमा पर रुकता है। फिर भी अन्य लोग उस क्षेत्र को पूरी तरह से अलग रेगिस्तान या फिर नवा जोन मानते हैं। तो इसको हम लोग एक बार मैप में देख लेते हैं। जैसे कि ये जो है एरिजोना जो है पार्ट है यूएसए का, ठीक है, यूएसए के साउथ वेस्ट का पार्ट है, ठीक है। मान लीजिए ये यूएसए है तो यहाँ पे साउथ वेस्ट का पार्ट है, यहाँ पे मैक्सिको है, ठीक है। तो सबसे पहले इस फिगर में देख लेते हैं। जैसे कि एरिजोना जो है उसके साउथर्न क्षेत्र में मैक्सिको है, ठीक है, ये भी यूएसए का ही पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे कैलिफोर्निया है, उसके बाद नेवादा है, ठीक है, उसके बाद उटाह है, यहाँ पे कोलोराडो है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेट कैनायन है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग नदी पे भी आएंगे, यहाँ पे सोनोरॉन डेजर्ट है, वहाँ चिहुआहुआन डेजर्ट है, ठीक है। यहाँ पे कोलोराडो प्लेट्यू है और यहाँ पे मोगलियन रिम है, ठीक है। और जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट रिवर भी हैं इस क्षेत्र में, जैसे कि सॉल्ट रिवर हो गया, उसके बाद गीला रिवर हो गया, वार्दे रिवर हो गया, कोलोराडो रिवर हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कोलोराडो रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ब्लैक माउंटेन है, माउंटेन भी ध्यान दे देते हैं हम लोग, माउंटेन हो गया इंपॉर्टेंट एक है। और यहाँ पे माउंट बैल्डी है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंस इसलिए रख रहा है कि अभी लगातार जो इलीगल माइग्रेशन हो रहा है भारतीय नागरिकों के द्वारा, ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम्फी रे पीक है जो कि लगभग 12,635 फीट का है, यानी कि 3852 मीटर का था। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अभी भारत सरकार को बहुत ही बड़ी कामयाबी मिली है, जो 8 भारतीय नौसेना के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे उसे कतर के कोर्ट के द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी, परंतु कल जो है उसको फिर से 28 दिसंबर को ही भारत सरकार को ये न्यूज आया कि इन 8 नौसैनिक जो हैं उनको मृत्युदंड से परिवर्तित करके उम्र कैद की सजा में परिवर्तन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है भारत सरकार के द्वारा। परंतु यहाँ पे जितने भी 8 नौसैनिक जो अधिकारी हैं रिटायर्ड, उनके परिवार अभी भी खुश नहीं है। उनका कहना है कि इन्हें पूर्णतः निर्दोष करके भारत वापस लाने के बाद ही हमें खुशियां मिलेगी। तो कुछ चीजों को हम लोग इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं। कतर में मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक के खिलाफ मामले में पहली बड़ी सफलता मिली है, जो दोहा में अपील अदालत ने उनकी सजा को कम कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने 28 दिसंबर को इसकी पुष्टि की। तो आगे कहा गया कि कतर में भारत के राजदूत विपुल और अन्य अधिकारियों और पूर्व नौसेना अधिकारियों के परिवार के सदस्यों के साथ जो भारतीय सरकार था वो अदालत में थे जब फैसला सुनाया गया। तो पिछले साल गिरफ्तार किए गए सभी 8 लोगों को, तो ये ध्यान रखिएगा ये किस कंपनी के लिए कार्य करते थे, तो डहरा ग्लोबल रक्षा सेवा कंपनी, ठीक है, ये पूछा जा सकता है।
उसके बाद सही दिशा में एक कदम था, लेकिन यह 8 निर्दोष पूर्व नौसैनिक अधिकारियों के लिए बहुत ही कठोर है। और सूत्रों ने बताया कि कतर की हिरासत में बंद लोगों के जो परिवारजन हैं, उनके लिए असली उम्मीद उनकी बेगुनाही साबित करके इन 8 नौसैनिक अधिकारियों को भारत वापस ले आने का एक लक्ष्य है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की क्या भूमिका रही यहाँ पे, तो इसमें नरमी की उम्मीद इस महीने तक तब बढ़ी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर को दुबई में संयुक्त राष्ट्र के जो COP28 हुआ था, ठीक है, जलवायु शिखर सम्मेलन के मौके पर कतर के शासक, तो ये भी ध्यान रखिएगा, शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात हुई और यह मामला शुरू होने के बाद उसकी पहली बातचीत हुई और इस बारे में भी बात की गई कि उनके जो 8 नौसैनिक है भारत के, उस पर एक बार विचार किया जाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि थी। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है पेगासस स्पाईवेयर फाउंड ऑन जर्नलिस्ट फोन आफ्टर एप्पल अलर्ट सेज एमनेस्टी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एमनेस्टी होता क्या है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल और द वाशिंगटन पोस्ट की संयुक्त जांच से पता चला है कि भारत सरकार ने कुख्यात पेगासस सॉफ्टवेयर के साथ भारत में हाई प्रोफाइल पत्रकारों को निशाने पर रखा, मतलब कि उसका सर्विलेंस किया गया। ठीक है, तो इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप द्वारा बनाया गया पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग किसी के फोन संदेशों और ईमेल तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, और फोटो देखने, कॉल पर नजर रखने, कहाँ कहाँ गया उस स्थान को ट्रैक करने और यहाँ तक कि कैमरे से जो ऑनर है फोन का मालिक की फिल्म बनाने के लिए भी किया जा सकता है, मतलब कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी ऑन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इजरायली फर्म एनएसओ के द्वारा बनाया गया है पेगासस सॉफ्टवेयर। ठीक है, और विशेष रूप से पेगासस सॉफ्टवेयर जो है केवल सरकारों या फिर सुरक्षा कंपनियों को बेचा जाता है। जांच से पता चला है कि पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जो है वो भारत समेत दर्जनों भर के देश जो हैं वो अपने पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं। उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल की सिक्योरिटी लैब के प्रमुख डोनाचा ओ सियरभैल ने कहा कि भारत में पत्रकारों को केवल अपना काम करने के लिए गैर कानूनी निगरानी के खतरे का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही दमन के अन्य साधनों के साथ साथ कठोर कानूनों के तहत कारावास, बदनामी के अभियान, उत्पीड़न और धमकी भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। ये सारा जो स्टेटमेंट है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल की सिक्योरिटी लैब के प्रमुख के द्वारा कहा गया कि भारत में जो है पत्रकारों पे अनावश्यक ही इस तरह के गैर कानूनी निगरानी रखे जा रहे हैं। अब देख लेते हैं पेगासस है क्या। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसे आपके कंप्यूटर के डिवाइस में प्रवेश करने, आपका डेटा कलेक्ट करने और आपकी सहमति के बिना इसे किसी तीसरे पक्ष को अग्रेसित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, थर्ड पार्टी एक्सेस, जिसमें कहा जाता है पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप द्वारा स्मार्टफोन, एंड्रॉयड और आईएसओ में घुसपैठ करने और उन्हें निगरानी उपकरणों में बदलने के लिए विकसित किया गया है और इसका उपयोग लक्षित जासूस के लिए, अपराधियों और आतंकवादियों पर नजर रखने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है, न कि सामूहिक निगरानी के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये गलत उपयोग किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। तो एनएसओ ग्रुप ने पुष्टि की कि वह केवल सरकारों को सॉफ्टवेयर बेचती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो क्लियर कहा जा रहा है इजरायली कंपनी के द्वारा कि ये सॉफ्टवेयर किसी थर्ड पार्टी को बेचा ही नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को ही बेचा जाता है। तो पेगासस कैसे हमला करता है? पेगासस किसी मोबाइल पर इंस्टॉल हो सकता है, लिंक पर क्लिक किए बिना भी यह इंस्टॉल किया जा सकता है, एसएमएस के द्वारा या व्हाट्सएप पर मिस कॉल करके भी, या फिर आई मैसेज के द्वारा या फिर अन्य तरीकों से। इसकी क्षमता क्या है? तो इंस्टॉल होने के बाद पेगासस डिवाइस से जानकारी चुराता है, जो भी आपके फोन में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको चुराता है और उस पर अटैकर तक पहुंचाता है। ठीक है, ये जो है एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप चैट, फोटो, वीडियो, माइक्रोफोन एक्टिवेट कर सकता है, कैलेंडर, कॉन्टेक्ट्स, कैलेंडर इसलिए क्योंकि आजकल इवेंट्स उसमें ऐड किए जाते हैं। ठीक है, कल का क्या प्रोग्राम है, परसों का क्या प्रोग्राम है। ठीक है, उसके बाद जीपीएस डेटा, कॉल रिकॉर्डिंग, कैमरा एक्टिवेशन, तो ये सारी चीजें वो अफेक्ट करता है। ठीक है, पेगासस। तो यह कार्य कैसे करता है? तो पेगासस अनदेखे कमजोरियां या फिर बगों का फायदा उठाता है, जिसका अर्थ है कि कोई भी फोन अगर इफेक्टेड हो जाता है, फोन संक्रमित हो जाता है, तो भले ही उसमें नवीनतम सुरक्षा, मतलब कि नवीनतम एंटीवायरस भी हो, फिर भी वो उसको भेजने में कामयाब रहता है। 2016 में सॉफ्टवेयर को स्पीयर फिशिंग के नाम से तकनीक का उपयोग करके, तो ये भी ध्यान रखिएगा स्पीयर फिशिंग किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो है वो पेगासस स्पाईवेयर से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा।
तो उसके उपयोग से इसको संक्रमित किया जाता है किसी भी डिवाइस को, और दुर्भाग्यपूर्ण लिंक वाले टेक्स्ट संदेश या फिर ईमेल लक्ष्य को भेजे जाते हैं। इसलिए लगातार जो आजकल प्रमोशन किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा या फिर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा कि किसी भी अवैध या फिर अननोन जितने भी लिंक्स आते हैं, चाहे वो एसएमएस के द्वारा आए, ईमेल के द्वारा आए या फिर व्हाट्सएप पे आए, उस पर क्लिक ना करें। ठीक है, तो ये क्लियर इसलिए कहा जाता है कि आपकी सुरक्षा उसमें सुनिश्चित होती है कि आप उसे क्लिक ना करें। या फिर ईमेल लक्ष्य को भेजे जाते हैं, ठीक है, और उस पर यह लिंक पर क्लिक करने से अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो 2019 तक पेगासस ने लक्ष्य द्वारा किसी भी इंटरेक्शन की आवश्यकता, ठीक यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि 2019 तक इसने बिना किसी इंटरेक्शन की आवश्यकता के बिना भी शून्य क्लिक इंस्टॉलेशन को नियोजित किया। मतलब कि बिना क्लिक किए हुए भी ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर है इसको किसी भी डिवाइस में इंस्टॉल करने में सक्षम था बिना किसी इंटरेक्शन के। ठीक है, यह व्हाट्सएप पर मिस्ड कॉल करता था और उसके साथ ही डिवाइस में प्रवेश कर जाता था और इस मिस कॉल के रिकॉर्ड को भी हटा देता था, जिससे कि उपयोगकर्ता के लिए यह जानना असंभव हो जाए कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ठीक है, और पेगासस जो है वो आई मैसेज में बग्स का भी फायदा उठा सकता है, जिससे उसे लाखों आईफोन तक पिछले दरवाजे से पहुंच मिल सकता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये आई मैसेज के द्वारा भी प्रवेश कर जाता है खासकर आईफोन के डिवाइस में। ठीक है, उसके बाद स्पाईवेयर को लक्ष्य के पास स्थित वायरलेस ट्रांसमिशन मतलब कि रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर पर भी स्थापित कर लेता है। जितने भी हम बात करते हैं वो रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं ये कैसे यूज होता है। तो एसएमएस के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, आई मैसेज के द्वारा या फिर अननोन वल्नरेबिलिटी। ठीक है, और ये कैसे कार्य करता है, यहाँ तो प्रवेश करता है इस तरह से और कार्य करता है एसएमएस ईमेल के द्वारा डेटा को शेयर करता है थर्ड पार्टी के साथ, कॉन्टेक्ट भी आपका, उसके बाद रिकॉर्ड करता है कॉल को, व्हाट्सएप चैट्स का डेटा भी शेयर कर देता है, कैलेंडर, उसके बाद आपके माइक्रोफोन को भी एक्टिवेट कर देता है जिससे कि थर्ड पार्टी आपकी बातें सुन सके, उसके बाद कैमरा को एक्टिवेट कर सकता है, जीपीएस डेटा को वो उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो कोर्ट का क्या नजरिया है इस बारे में? तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 प्रमुख अनिवार्यताओं को रेखांकित किया है, जैसे कि नागरिकों की निजता का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता जिसमें पत्रकारों को अपने स्रोत की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी अधिकार शामिल है। उसके बाद नागरिकों के अधिकारों से संबंधित तथ्यों के प्रकटीकरण को रोकने के लिए सरकार द्वारा ढाल के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा के उपयोग पर सीमाएं लगाई जाती है। तो कोर्ट ने यहाँ पे राम जेठमलानी बनाम भारत संघ 2011 का हवाला देते हुए कहा कि जब नागरिकों के मौलिक अधिकार खतरे में हो तो सरकार को प्रतिकूल रुख नहीं अपनाने चाहिए। अदालत ने कहा कि भारत संघ किसी विशिष्ट कानून के तहत राज्य की सुरक्षा या अन्य विशिष्ट छूट का हवाला देते हुए जानकारी प्रदान करने से इनकार कर सकता है, लेकिन उन्हें इसे साबित करना होगा कि उचित ठहराना है या फिर देश की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है, इसे साबित करना होगा। और इसने समिति के लिए संदर्भ की 7 शर्तें तय की है, जैसे कि पेगासस किसने खरीदा और क्या मामले में याचिकाकर्ताओं को वास्तव में सॉफ्टवेयर को उपयोग से लक्षित किया गया, मतलब क्यों, क्या कारण है इस सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए। और अदालत ने समिति से नागरिकों की निजता के अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा पर कानूनी और नीतिगत ढांचे सिफारिश करने की भी बात की। तो आगे कहा जाता है निजता को लेकर पहले के विचार क्या थे? तो निजता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में भी संरक्षित किया गया था। और अभिव्यक्ति मतलब कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19 में मुद्दा नहीं रहा है, लेकिन इसे अनुच्छेद 19(1)(a) के भीतर ही समझा जाता है। तो 2017 में के.एस. पुट्टास्वामी फैसले से यह स्पष्ट होता है कि राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, कि किसी भी उल्लंघन को केवल तभी उचित ठहराया जा सकता है जब वह 3 परीक्षणों को पूरा कर रहा हो। प्रतिबंध कानून द्वारा होना चाहिए, यह आवश्यक होना चाहिए कि केवल यदि अन्य साधन उपलब्ध न हो, और अनुपातिक केवल उतना ही जितना कि आवश्यक हो। तो इन कारणों से यहाँ पे किसी का प्राइवेसी उल्लंघन किया जा सकता है जब ये 3 नॉर्म्स पूरे हो। तो इसे वैध राज्य हित मतलब कि जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कोई मामला हो तो यहाँ पे प्राइवेसी का हनन किया जा सकता है जो बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मात्र 3 नॉर्म्स पे ही किसी भी व्यक्ति का राइट टू प्राइवेसी को हनन किया जा सकता है, ऐसे नहीं किया जा सकता है, और ये प्रूफ करना होगा कोर्ट में। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी पेगासस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह स्पाईवेयर लगातार न्यूज में रह रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल हो गए कि केंद्र सरकार ने नोटिस जारी किया था अमेंडमेंट के लिए एबॉर्शन एक्ट में। ठीक है, तो दिल्ली ने अभी 2 साल बाद इसको नोटिफाई किया है, तो इसके बारे में भी कुछ चीजें हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने गुरुवार को एक केंद्रीय अधिनियम में
संशोधन को अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और जो महिलाओं को बेहतर गर्भपात देखभाल के लिए व्यापक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करता है। और यह प्रस्ताव जो है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम 2021 को अधिसूचित करने के लिए केंद्र द्वारा दिसंबर 2021 में दिल्ली सरकार को पत्र भेजा गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2021 में ही दिल्ली सरकार को पत्र भेजा गया था, पर वर्तमान समय में अभी दिसंबर 2023 चल रहा है और अभी इस पे अमल किया गया है। तो उपराज्यपाल ने स्वास्थ्य विभाग को मामले को निपटाने के लिए अत्यधिक देरी के कारण हुई खामियों का पता लगाने का भी निर्देश दिया और इसके लिए जिम्मेदारी तय करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार सभी को किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इसमें क्या क्या संशोधन करने की आवश्यकता है, तो एमटीपी, यह जो अधिनियम है एमटीपी अधिनियम में क्या क्या प्रमुख संशोधन किया गया है, तो यह अधिनियम चिकित्सीय, यूजेनिक, मानवीय या फिर सामाजिक आधार पर महिलाओं की सुरक्षा और कानूनी गर्भपात सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करता है। उसी की दिशा में यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें कुछ शर्तों के तहत गर्भधारण के समाप्ति मतलब गर्भपात के लिए ऊपरी गर्भधारण सीमा को बढ़ाने की बात की गई है और केवल एक आवश्यकता सहित संशोधन शामिल है जो 20 सप्ताह तक गर्भपात के लिए पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसी को कहा जाता है आरएमपी, ठीक है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की राय पर ही ये 20 सप्ताह तक गर्भपात किया जा सकता है। तो उसी को वर्ष 2021 में केंद्र सरकार द्वारा एमटीपी अधिनियम में प्रमुख संशोधन किए गए, जिसके द्वारा गर्भधारण के 20 सप्ताह तक गर्भपात कराने के लिए केवल एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की राय लेनी होगी और विशेष परिस्थितियों में जब गर्भधारण जो है उसकी अवधि 20 से बढ़कर 20 से 24 सप्ताह के गर्भ हो जाए तो उसको समाप्त करने के लिए मतलब कि गर्भपात कराने के लिए 2 आरएमपी मतलब कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की सहमति लेनी आवश्यक है। इसके अलावा संशोधित अधिनियम में मेडिकल बोर्ड द्वारा तय किए जाने वाली परिस्थितियों को 24 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने के लिए मेडिकल बोर्ड के गठन का भी प्रावधान है, ठीक है। अगर कोई ऐसा मेडिकल इशू आ जा रहा है महिला के साथ, तो फिर अगर 24 सप्ताह से ज्यादा कोई महिला प्रेग्नेंट है और अगर वो अबॉर्शन करवाना चाहती है तो उसको समाप्त करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन का प्रावधान है, ठीक है। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है वो भारत सरकार ने 20 दिसंबर 2021 को ईमेल के माध्यम से सूचित किया कि एमटीपी के दस्तावेजीकरण के लिए एक फॉर्म भी निर्गत किया गया जो पहले एमटीपी अधिनियम 1971 के संदर्भ में जारी किए गए थे को गर्भावस्था की चिकित्सीय समिति के अनुरूप अद्यतन किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यही कुछ मुख्य बातें थी जो अभी वर्तमान समय में दिल्ली सरकार को निर्देशित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। दिसंबर 2021 में ही किया गया था, परंतु अभी दिल्ली सरकार के द्वारा इसको अधिसूचना किया गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें कहा जाता है कि डिस्पेयर इन डिस्ट्रेस मतलब कि द फार्मिंग क्राइसिस इज फोर्सिंग यूथ टू टेक टू इलीगल माइग्रेशन, मतलब कि संकट में निराशा के कारण खेती का संकट जो है, मतलब कि अभी वर्तमान समय में जो अनियमितता आ गई है बरसात का या फिर कृषि में अधिक उत्पादन नहीं होने के कारण जो युवाओं जो मजबूर हो गए हैं और अवैध प्रवास करने के लिए जैसे यूएसए जैसे देशों में, ठीक है। तो इसी की यहाँ पे आर्टिकल है। तो ऐसी दुनिया में जहां श्रमिकों की आवाजाही कम और प्रतिबंधित है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अपनी मातृभूमि में संकट से प्रभावित लोग अपनी यात्राओं के दौरान भारी जोखिम के बावजूद जो विकसित देश हैं वहां पे अवसर तलाशने के लिए जाते हैं। बहुत बड़ी संख्या में युवाओं जाते हैं नए नए अवसर तलाश करने के लिए। तो इसी के कारण अभी हाल ही में फ्रांसीसी हवाई अड्डे पे हिरासत में लिए गए 303 भारतीयों की जबरन वापसी की हालिया घटना को अभी हमने 1-2 दिन पहले ही ये आर्टिकल डिस्कस किया था कि बहुत बड़ी संख्या में जो है जब दुबई से यूएई से मुंबई आ रही थी फ्लाइट, तो उनको संदिग्ध किया गया था फ्रांस के पुलिस के द्वारा कि इसमें हो सकता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बहुत से केसेस मिले, ठीक है। तो उसी की बात की जा रही है, या इससे भी बदतर है तस्करी का संदेह माना जा रहा है। तो इसमें से लगभग 20 ने फ्रांस में शरण ली जबकि बाकी मंगलवार को मुंबई आ गए। हालांकि अब यह सर्वविवादित है कि अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा डेटा के अनुसार भारतीयों की एक बहुत बड़ी संख्या जो है लगभग 1 लाख जो है वो अवैध प्रवासी हैं और पिछले वर्ष की तुलना में यह 5 गुना से भी अधिक है ने इस वर्ष अक्टूबर 2022 और सितंबर के बीच अमेरिका में प्रवेश करने का प्रयास किया। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अमेरिका में प्रवेश करने के लिए भारतीयों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें आधे से अधिक प्रयास जो है वो बाहरी सुरक्षा वाली मैक्सिको, तो ये ध्यान रखिए कहाँ से प्रवेश करते हैं,
तो 3 जगह जो है, एक कनाडा बॉर्डर, एक मैक्सिको हो गया और एक एरिजोना रेगिस्तान, ठीक है। तो मैक्सिको सीमा के माध्यम से बाकी जो है कम मानव युक्त कनाडाई सीमाओं का उपयोग करके ये प्रयास करते हैं। मैक्सिको के माध्यम से अमेरिका में प्रवेश करने के लिए खतरनाक रास्ते को जोखिम में डालना और भारतीयों की संख्या में वृद्धि तब सामने आई जब, यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि जब जून 2019 में, ठीक है, लगभग कोविड से 9 महीने पहले पंजाब की 6 वर्षीय लड़की जो है वो एरिजोना रेगिस्तान में मृत पाई गई और यह जो है वो कोविड-19 महामारी से लगभग 9 महीने पहले की बात है, जिसके कारण उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अमेरिकी संहिता के शायद ही कभी इस्तेमाल किए जाने वाले शीर्षक 42 को लागू कर दिया गया, ठीक है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है और सीमा एजेंसियों को बिना सुनवाई के भी शरण चाहने वाले को दूर करने का अधिकार दिया है। मतलब कि यहाँ पे माइग्रेशन का कड़ा नियम अपनाया गया यूएसए के द्वारा। तो कोविड-19 के वर्षों के बाद और बाइडेन प्रशासन, जब बाइडेन बन गए अमेरिका के राष्ट्रपति, उसके बाद की बात की जा रही है, तो इस तरह के प्रवासन प्रयास फिर से लगातार बढ़ने लगे और यह भी भारत केवल अमेरिका में अवैध प्रवासी बनाने के लिए जोखिम लेने और भारी कठिनाइयों को सहन करने को तैयार है। और यह बताता है, मतलब कि क्लियर कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में जो युवा हैं भारतीय, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अमेरिका में ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश किया जाए, ठीक है। और यह बताता है कि वे या तो हताश में ऐसा कर रहे हैं या फिर उन्हें गुमराह किया जा रहा है, ठीक है। अगर वो परेशान है उसके कारण भी जा रहे हैं या फिर उन्हें कोई और जो है मैनिपुलेट कर रहा है। तो वर्तमान घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट, अतीत में ऐसे मामले के बारे में जो कुछ भी रिपोर्ट आया है उसके स्पष्ट संकेत ये हैं कि हवाई यात्रियों में से अधिकांश जो है वो पंजाब, हरियाणा और गुजरात के पुरुष हैं और लगभग 1 दर्जन अकेले नाबालिग हैं, ठीक है। तो कुछ सिखों द्वारा इस तरह के प्रवसन का तत्कालीन कारण जो है वो कथित धार्मिक उत्पीड़न बताया गया है, ठीक है। जबकि अन्य ने खेती में संकट को बताया, मतलब कि लगातार जो कृषि के क्षेत्र में नुकसान हो रहे हैं उसके कारण भी जो युवा हैं वो भयभीत हो गए हैं और नए अवसर की तलाश में इस तरह के अवैध प्रवास कर रहे हैं। और उसी कारण चाहे जो भी हो, अब समय आ गया है कि भारत सरकार जो है वो तस्करी रैकेट पर ध्यान दे, जो विशेष रूप से ग्रामीण पंजाब और हरियाणा के हिस्सों से व्यापक रूप से फैला हुआ है, जो भोले भाले लोग जो हैं अमेरिका में बेहतर भविष्य के लंबे चौड़े वादे का शिकार हो जा रहे हैं और गिरती आय और अत्यधिक दोहन तथा खंडित कृषि भूमि के कारण खेती में उनके सामने आने वाले संकट और भी बढ़ गए हैं, जिसके कारण श्रम बाजार में शोषणकारी बिचौलियों पर कार्रवाई केवल शुरुआत हो सकती है। तो इसलिए कहा जाता है राइटर के द्वारा कि यहाँ पे लगातार जो है भारत सरकार जागरूक हो, ये जो इलीगल माइग्रेशन हो रहा है या फिर वे बिचौलिए थर्ड पार्टी जो है, जो लालच देकर इस तरह के भोले भाले या फिर कम पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैनिपुलेट कर देते हैं विदेश का सुनहरा सपना दिखाकर, ठीक है, उसे रोकने की आवश्यकता है और कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कहा जाता है अगला आर्टिकल जो है वो एंटी जोनिज्म वर्सेस एंटी सेमिटिज्म। तो क्या होता है, इसके पहले टर्म्स को समझ लेते हैं। तो पहले जोनिज्म क्या होता है, तो जायोनीवाद जो होता है वो धार्मिक और राजनीतिक विचारधाराओं का एक अनूठा मिश्रण है जिसने दुनिया भर में हजारों यहूदियों को मिड ईस्ट में, मतलब मध्य पूर्व में अपनी पैतृक मातृभूमि में लौटने के लिए प्रभावित किया। जो जायनोवादी हैं उसका प्राथमिक उद्देश्य है यहूदी पहचान के केंद्र के रूप में इजराइल को पुनः स्थापित करना और आलोचना के बावजूद जायनवादी जो है वो स्वाभाविक रूप से भेदभावपूर्ण और आक्रामक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि जायनवादी जो है वो ज़्यादा आक्रामक है, ठीक है, ज़्यादा वायलेंस का उपयोग करते हैं, जो मध्य पूर्व में चल रहे कलह और तनाव में योगदान देता है। और कई लोग इस बात से सहमत हैं कि इस इजराइल में यहूदी मातृभूमि के सफल निर्माण में एक बुनियादी कारक है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि यहूदियों का जो इजराइल में निर्माण हुआ है तो उसका मुख्य कारण यही है कि जायनवादी जो है इतना ज़्यादा वायलेंट है, ठीक है, भेदभावपूर्ण और आक्रामक है। तो जायनवादी को कैसे समझा जा सकता है, तो सीधे शब्दों में कहें तो जायनिज्म एक आंदोलन है जो इजराइल में यहूदी राज्य स्थापित करने की आकांक्षा को पूरा करता है। और इसका शब्द जो है शियोन, जिसको कहा जाता है, एक हिब्रू शब्द है जो यरूशलेम को दर्शाता है, ठीक है, इसी से जायनवादी बना है, ठीक है। तो जायनवादी की मूलभूत मान्यताएं क्या क्या है, तो यरूशलेम जो है वो यहूदियों, ईसाइयों, मुसलमानों के लिए समान रूप से अत्यधिक प्रतीकात्मक और धार्मिक महत्व रखता है। हालांकि जायनवादी की मूलभूत मान्यताएं जो है वो सदियों से चली आ रही है, जिसमें जायनवाद का आधुनिक रूप जो है वो 19वीं शताब्दी में उभरा। यह वह समय था जब दुनिया भर में यहूदी विरोधी भावना बढ़ रही थी, ठीक है।
तो इसी की बातें यहाँ पे कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहूदियों और यूरोपीय लोगों के बीच तनावपूर्ण संबंधों ने जर्मनी आंदोलन को बढ़ावा दिया है। ठीक है, रूस में यहूदी विरोधी नरसंहार, ड्रेफस मामला जैसे अनेक घटनाएं जो है जहां फ्रांसीसी सेना में एक यहूदी अधिकारी पर झूठा आरोप लगाया गया और उसे देशद्रोह का दोषी ठहराया गया। तो ये जो वैश्विक स्तर पर यहूदियों पे इतना उत्पीड़न हुआ, उसका ही इस तरह का प्रतिफल दिख रहा है, जो यहूदी यहाँ पे इजराइल में एक बेहतर राज्य बनाने की प्रयास कर रहे हैं। अब देख लेते हैं एंटीसेमिटिज्म। ठीक है, यहूदी विरोधी, इसी को कहा जाता है यहूदी विरोधी भावना का तात्पर्य एक धार्मिक, जातीय या फिर नस्लीय समूह के रूप में यहूदियों के प्रति पूर्वाग्रह, घृणा या भेदभाव से उत्पन्न होता है। और यह पूर्वाग्रह जो है वो पूरे इतिहास में एक निरंतर मुद्दा बना हुआ है, जिसमें इसको भड़काने में कामयाब होता है वैश्विक स्तर पे, भाषण के द्वारा, लेखन के द्वारा। उसके बाद अनेक मूवी बन जाती है इस पे, अनेक प्रकार के सामाजिक संगठनों द्वारा इस तरह के कार्य किए जाते हैं। उसके माध्यम से ही प्रकट होने वाली शत्रुता के विभिन्न रूप शामिल हैं। तो इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? तो यहूदी जो है विरोध की जड़ें जो है वो प्राचीन काल में देखी जा सकती है। यूरोप में मध्य युग जैसे कि समय के दौरान इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इससे भयानक अभिव्यक्ति यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा परिलक्षण दिखा द्वितीय विश्व युद्ध के समय दिखा, वहां पर जो नरसंहार हुआ, जहां पे लाखों यहूदियों को नाजियों द्वारा व्यवस्थित रूप से नष्ट किया गया। ठीक है, तो ये सब जो है दिखाया जा रहा है कि किस तरह से यहूदियों का वैश्विक स्तर पर उत्पीड़न हुआ। आधुनिक अभिव्यक्तियां क्या क्या है? तो समकालीन समय में यहूदी विरोधी जो है विभिन्न रूप से प्रकट हो रहे हैं, जैसे कि घृणास्पद भाषण, शारीरिक हमले, यहूदी स्थलों की बर्बरता, होलोकॉस्ट इनकार, उसके बाद यहूदियों को लक्षित करने वाले षड्यंत्र सिद्धांत का प्रसार। ठीक है, आगे कहा जाता है वैश्विक प्रभाव। यहूदी विरोधी भावना किसी भी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह वैश्विक स्तर पर ही किसी भी क्षेत्र में यहूदी विरोधी भावना को फैलाया जा रहा है। ठीक है, यह एक वैश्विक मुद्दा है जो दुनिया भर में यहूदी समुदाय को प्रभावित कर रहा है, जिससे कि सामाजिक तनाव, हिंसा और व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक कल्याण पर असर पड़ रहा है। यहूदी विरोधी भावना का मुकाबला जो है वो यहूदी कर रहे हैं। तो विरोधी भावना का मुकाबला करने के प्रयास में जैसे शैक्षणिक कार्यक्रम, घृणा अपराधों के खिलाफ कानूनी उपाय, जिससे कि इस तरह के यहूदी विरोधी कृत्य नहीं किए जाए। ठीक है, और अंतर धार्मिक संवाद को बढ़ावा देना, यहूदी इतिहास और संस्कृति के बारे में जागरूकता बढ़ाने की भी पहल शुरू की जा रही है वैश्विक स्तर पर, जिससे जिससे कि यहूदियों के प्रति उत्पीड़न है उसको कम किया जा सके। आगे कहा जाता है यहूदी विरोधी भावना को संबोधित करने का महत्व क्या क्या है? तो विविधता और मानवाधिकारों का सम्मान करने वाले समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए यहूदी विरोधी भावना को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। यह नस्लवाद और कट्टरता के सभी रूपों का मुकाबला करने का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो इसी को निष्कर्ष में कहा जाता है कि अधिक न्यायपूर्ण और सहिष्णु दुनिया बनाने के लिए यहूदी विरोधी भावना को पहचानना और समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें इस प्रकार के पूर्वाग्रह को जड़ से खत्म करने के लिए निरंतर शिक्षा को प्रसारित करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित करना है, कानूनी कार्रवाई वैश्विक स्तर पर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के द्वारा कुछ नए नए कड़े कानून बनाए जाए यहूदी उत्पीड़न के खिलाफ। ठीक है, और इसके लिए जो गलतफहमियां फैलाई जा रही है उसको भी रोकने की बात की जा रही है, और सामाजिक प्रयास से ही इस तरह का जो विरोध भावना है उसको समाप्त किया जा सकता है और एक बेहतर दुनिया बनाने की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में थे। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।